एक्सरसाइज 16.5 शुरू कर रहे हैं। 16.5 शुरू करने से पहले अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो प्लीज़ थ्योरी देख लीजिएगा इसकी, ताकि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ जाए। तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। 16.5 1 से 16 तक पूछा गया है कि पैरामीटराइजेशन फाइंड करें ऑफ द सरफेस, यानी कि जितनी भी सरफेसेस गिवन होंगी 1 से 16 तक उसकी पैरामीटराइजेशन फाइंड करनी है। थ्योरी में आपने देखा था कि हम पैरामीटराइजेशन जब कर्व की करते हैं तो कुछ ऐसे लिखते हैं, आर ऑफ टी एक्स ऑफ टी आई प्लस वाई ऑफ टी जे। जब हम पैरामीटराइजेशन सरफेस की करते हैं, क्योंकि सरफेस 2 डायमेंशनल है तो इसके पैरामीटर 2 होंगे यू वी के साथ। ये u जो है ये थीटा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, ये हमारे पास कुछ भी यहाँ पर पैरामीटर आ सकता है। तो ये पैरामीटराइजेशन हमने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1 आपने सीखा है कि ये पैराबोलाइड होता है और हमने इसकी पैरामीटराइजेशन फाइंड करनी है। तो पैरामीटराइजेशन का मतलब ये है कि हमने कुछ ऐसा पुट करना है, ऐसे पैरामीटर्स पुट करने हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई भी हो जाए और हमें पैरामीटर्स भी मिल जाए। तो इस केस में हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, क्योंकि ये रिलेशन हमें पता है पोलर कोऑर्डिनेट से, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यहाँ ये याद रखने की ज़रूरत है कि हम पैरामीटराइजेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन को, जो कि पैराबोलाइड है, इसको हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लेकर नहीं जा रहे। ये ऐसी ही बात है कि जैसे अगर आपको कहा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और कहा जाए कि इसकी पैरामीटराइजेशन फाइंड करें, तो आप सिंपली लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आर हो जाएगा कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। तो ये पैरामीटराइजेशन हो गई है। हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में नहीं कन्वर्ट किया है, हमने इसका पैरामीटर बनाया है जो कि थीटा पैरामीटर है। ठीक, तो इसलिए यहाँ x को जब r cos थीटा, y को r sin थीटा पुट किया, तो z में आपने ये वैल्यू पुट कर दी है x की जगह और y की जगह पे, और z हमें r स्क्वायर मिल गया। अब हमें पता चल गया है, हमने फॉलो करना है इसी पैटर्न को, यानी कि r हमारे पास होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहाँ पर x की जगह पे आप r cos थीटा पुट करेंगे, y की जगह पे आपने वैल्यू पुट करनी है और z की वैल्यू आपने निकालनी है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है कि जब r हमने पैरामीटराइजेशन लिखा है तो x की जगह पे r cos थीटा, y की जगह पे r sin थीटा, और z क्योंकि हमारे पास था नहीं, इसको हमने इक्वेशन से निकाला है, तो z हमारे पास r स्क्वायर के यूनिट वेक्टर है। r पे कंडीशन फाइंड करने के लिए एक z लेस देन और इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो z हमारे पास r स्क्वायर लेस देन 4 है, तो r हमारे पास 0 से लेकर 2 तक होगा। अगर हमने ये पैराबोलाइड बनाना है, जो कि आपके सामने है ये पैराबोलाइड, इस पैराबोलाइड को अगर आपने बनाना होगा तो आपने थीटा को 0 से 2 पाई रखना है, क्योंकि ये पूरा रोटेट होगा तो पूरा पैराबोलाइड बनेगा। अगर 0 से पाई तक रोटेट होगा तो आधा पैराबोलाइड। ठीक, तो 0 से 2 पाई को आपने जहन में रखना है कि फुल रेवोल्यूशन होगा, फुल रोटेट करेगा वो, जिसकी वजह से पूरा पैराबोलाइड बन रहा है। तो हमने ये आर और थीटा की वैल्यू भी यहाँ रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से है, आप ये वैल्यू पुट करेंगे, एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा, जेड की वैल्यू निकालिए और जेड ग्रेटर देन 0 से आप बेसिकली आर की वैल्यू निकाल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई आर साइन थीटा, और जेड की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो जेड जो है ये आर बाई 2 आ जाएगा। जेड 0 और जेड हमारे पास 3 है, जिसका मतलब है कि जेड इज फ्रॉम 0 to 3, और जेड हमने देखा है कि आर बाई 2 निकाला है हमने, और आर जो है वो 0 से 6 है,
जिसका मतलब है कि आप r लेंगे 0 to 6 और थीटा लेंगे 0 से π/2। 0 से π/2 इसलिए लिया है क्योंकि ये फर्स्ट ऑक्टेंट है। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में आपने फर्स्ट ऑक्टेंट आपको पता है कि 0 से π/2 होता है। ओके, तो ये थीटा 0 से π/2 हो, r 0 to 6 हो, तो ये इक्वेशन सरफेस जो कि एक्स वाई जेड में गिवन है वो आपको मिल रही होगी। इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। ये आपके सामने है सॉल्यूशन। सिंपली जहाँ पर आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हमने यूज़ किए हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं किया है इसको। ये x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई आर साइन थीटा, z इज z, और हमारे पास ये पैरामीटराइजेशन बन जाएगी इसकी। और अब हमने सिर्फ ये भी फाइंड करना है कि r कहाँ से कहाँ तक होगा, तो उसकी कुछ कैलकुलेशन किए हैं, वो आपके सामने है, वो आप ये फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या करना है, द अपर पोर्शन, यानी अभी हम पैरामीटराइजेशन की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक। द अपर पोर्शन कट फ्रॉम द स्फीयर बाय द प्लेन। स्फीयर का अपर पोर्शन होगा जो कि कट किया गया है प्लेन z इज इक्वल टू -2 से। z-2 का मतलब है कि एक्स वाई प्लेन है, z इज इक्वल टू -2 का मतलब है एक्स वाई प्लेन। लेकिन ये कैसी एक्स वाई प्लेन है, ये ऐसी एक्स वाई प्लेन है जो कि -2 यूनिट्स है, हमारे पास -2 यूनिट्स पे पड़ी हुई है। इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास हिंट क्वेश्चन में मौजूद है कि स्फीयर है, तो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। ये याद रखिए, हम पैरामीटराइजेशन फाइंड कर रहे हैं, तो पैरामीटराइजेशन में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं, ना कि हम इसको आर में लिख रहे हैं, हम इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। गिवन स्फीयर रो स्क्वायर इज 8, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये रो स्क्वायर के इक्वल होता है, और यहाँ से रो हमें मिल जाएगा, तो एक्स की वैल्यू ये मिल जाएगी, वाई ये मिल जाएगा, और जेड हमारे पास ये है। तो पैरामीटराइजेशन इसकी ये है हमारे पास, जिसमें हमने एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू, इसके साथ ही हमारे पास वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू, जेड वाई और एक्स ये हमने तमाम यहाँ पर पुट कर दिए हैं। अब हमने क्या करना होगा, हमने ये करना होगा कि थीटा और फाई होंगे क्या। तो पैरामीटराइजेशन आप देख रहे हैं कि उसके लिए जो पैरामीटर हैं इस स्फीयर को बनाने के लिए वो थीटा और फाई है, फाई और थीटा है। तो फाई निकालने के लिए z को -2 रखेंगे, और यहाँ से फाई हमारे पास 3π/4 होगा, तो 0 से 3π/4 तक इसको लेकर जाएंगे। और कंप्लीट स्फीयर कब बनेगा, जब पूरा स्फीयर कब बनेगा, पूरा स्फीयर इस तरह से बनता है। थीटा में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल थीटा यहाँ से शुरू होता है, ये होगा π/2। अगर ये स्फीयर का कुछ हिस्सा बन रहा हो तो ये हमें 1/4 स्फीयर का मिल रहा होगा, और ये कंप्लीट जब रोटेट करेगा तो ये पाई बन रहा होगा, आई एम सॉरी 2π बन रहा होगा। तो हमारे पास थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 2π तक, क्योंकि पूरा स्फीयर अगर बनाना है तो आपने उस जो कि थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है वो पूरा आपने रोटेट करना होगा, इसलिए थीटा 0 से 2π तक हमारे पास है, और ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन मैंने बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, इसमें ज़्यादातर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक जैसे क्वेश्चन होते हैं तो हम उनको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे 13a में। इनसाइड द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 9, तो इस केस में एक्स आर कॉस थीटा, वाई आर साइन थीटा, जेड की वैल्यू निकालने की, जेड ये गिवन है और आर आपने फाइंड करना है, और ये हमारे पास x और y हो जाएगा। और z आपने कहाँ से निकालना है, z आपने इस इक्वेशन से निकालना है, और इसके साथ ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9 है, तो आर स्क्वायर इज 9। तो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसको आपने आर की वैल्यू के लिए यूज़ करना है, ओके, कि आर कैसे, आर कहाँ से कहाँ तक होगा। जब आप पैरामीटराइजेशन कर रहे होते हैं तो ये याद रखिए कि पैरामीटराइजेशन सरफेस की करने के लिए आपको आर भी बताना होता है, और इसके साथ ही आपको
थीटा भी बताना होता है। और बी पार्ट इसी तरह से है, ये पैरामीटराइजेशन आप फाइंड कर सकेंगे। इस केस में थोड़ा सा फर्क ये है कि हमारे पास अगर आप एक्स को देखें तो ये एक्स आ रहा है, जबकि ए पार्ट में क्या आ रहा था, एक्स हमारे पास आर कॉस थीटा आ रहा था। तो इस केस में क्योंकि ये इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में गिवन है, तो आप वाई को रखेंगे आर कॉस थीटा और z को रखेंगे r साइन थीटा। ये एक ट्रिकी चीज है यहाँ पर। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर एक्स वाई गिवन है तो एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा और z की वैल्यू आप गिवन सरफेस से निकालेंगे। और जब आपको वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर गिवन होता तो फिर आपने वाई को आर कॉस थीटा और z को आर साइन थीटा रखना है। ओके, और यहाँ से x निकाल लेंगे। तो ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन था, इसमें आपने x जो है वो, अब x को ब्लाइंडली आपने आर कॉस थीटा नहीं पुट करना है। ये आ जाएगा और हमारे पास आर कॉस थीटा y और z और r 0 to 3 और थीटा इज 0 से 2 पाई। ओके तो ये हमारे पास पैरामीटराइजेशन है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। 14 को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, एक जैसा क्वेश्चन है। ये सोल्यूशन है आपके सामने, वीडियो पॉज करके आप ये सोल्यूशन देख सकते हैं। आर की वैल्यू निकालना ना भूलिए, थीटा की वैल्यू निकालना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 15 में इसी तरह से सिर्फ आपने पैरामीटराइजेशन करनी है। मैं इसको ज़रा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि द पोर्शन ऑफ द सिलेंडर, ये हमारे पास सिलेंडर है। ये याद रखिए, आप सोच रहे होंगे ये तो सर्कल की इक्वेशन है एक्स जेड में, लेकिन यहाँ वो जो फ्री वेरिएबल है वो वाई है, यानी वाई चेंज होगा तो ये सिलेंडर ही बन रहा होगा। सिलेंडर आपके पास इस तरह से बनता है, ये एक सर्कल होता है, उसका बेस, तो जैसे आप इसको चेंज करते हैं चेंज करते हैं चेंज करते हैं तो आपको एक सिलेंडर मिल रहा होता है। इसको सिलेंडर हम आपको मिल रहा होता है। तो ये जो इसका बेस होता है ये बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर सिलेंडर आपके पास इस तरह से पड़ा हो तो इसका बेस हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्स जेड में होगा। अगर सिलेंडर आपके पास हॉरिजॉन्टल हो सकता है या वर्टिकल या टिल्टेड हो सकता है। तो ये हमारे पास सिलेंडर है, आपने याद रखना है कि ये सिलेंडर है, सर्कल लग रहा है, लेकिन क्योंकि बेस सर्कल होता है तो वो वाई जो है वो फ्री वेरिएबल होता है। वाई चेंज करते रहें तो ये सर्कल ऊपर की तरफ मूव करेगा। ओके, बिटवीन द प्लेन्स, द पोर्शन ऑफ द सिलेंडर बिटवीन द प्लेन्स y0 और y3 के दरमियान एक हमने जो है इसको पैरामीटराइजेशन करना है। x को हम पुट कर लेंगे w cos v और z को हम पुट कर लेंगे w sin v। ये हमने क्या किया यहाँ पर, हमने ये इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो सिलेंडर है वो एक्स जेड में गिवन है। जब एक्स जेड में गिवन है तो हमने x में w cos v, ये बेसिकली वही चीज़ है, x इज इक्वल टू, इस तरह से आप याद रखेंगे, r cos थीटा है, r की जगह पे हमने w कर दिया और थीटा की जगह पे हमने v कर दिया। इसी तरह z का क्या लॉजिक है, z का लॉजिक ये है कि हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल एक्स जेड में सर्कल ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ पर हम y की बजाय z लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे z और w साइन v हम यहाँ पर लिख रहे होंगे। तो x हमें मिल जाएगा, z मिल जाएगा, ये तमाम वैल्यूज आप इसमें पुट कर दें, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करें और इसी तरह से ये वैल्यूज आप पुट कर लेंगे तो w जो है वो 0 से हमें x और z 0 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास नॉट ए सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर नहीं मिलेगा हमें। x 0 और z 0 हो तो w 0 हो तो ये एक लाइन मिल रही होती है। तो w हमारे पास 4 cos v हमें मिल रहा होगा। तो x को जब w की वैल्यू पुट कर देंगे, w 4 cos v पुट कर देंगे, 4 cos स्क्वायर v आ जाएगा और z हमारे पास ये आ जाएगा। y को हम फॉर एग्जांपल u रख लें तो r u v हमारे पास आ जाएगा, 4 cos स्क्वायर v, y जो है वो u आ जाएगा और ये cos v और u जो है 0 से 3 तक और v जो है ये -π/2 से π/2 तक होगा, क्योंकि आपने ये जो सर्कल बनाया है ये हमारे पास कवर कर रहा है एंगल को +π/2 और ये है -π/2 और इसमें u जो है वो 0 से लेकर 3 तक आपके पास होगा।
तो यहाँ पर ट्रिकी चीज़ ये थी कि आपने पहले एक्स और जेड डिफाइन करने के बाद इसे पुट करना है यहाँ पर, और यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू आप निकाल लेंगे, क्योंकि ये डब्ल्यू अननोन है, ये डब्ल्यू आपने निकालना है। तो डब्ल्यू हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, और एक यहाँ पर जब एक्स और जेड मिल जाता है तो वाई को आप यू रख दीजिए। ओके, वाई को आप यू रखेंगे तो ये दो पैरामीटर्स बन जाएंगे, यू और वी। वाई को वी ना रखिएगा, क्योंकि वो फिर एक ही पैरामीटर हमें मिल रहा होगा, थ्रू आउट एक ही पैरामीटर मिल रहा होगा। तो यू हमारे पास 0 से 3 तक डिफाइन है। okay? क्योंकि ये y 0 है और y 3 है, तो u 0 से 3 तक है, और v माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ओके, अब 17 से 26 तक क्वेश्चन है, और इसमें कहा गया है कि यूज ए पैरामीटराइजेशन। पैरामीटराइजेशन जो भी हमने सीखी है, टू एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द सरफेस एज ए डबल इंटीग्रल। 17 से 26 तक पैरामीटराइजेशन यूज कीजिए और एरिया निकालिए। एरिया का मतलब ये होता है, अगर आप डबल इंटीग्रल में बात कर रहे हैं तो यहाँ अगर एफ ऑफ एक्स वाई बी एरिया आता है, तो ये एक हाइट मिलके एल और एल स्क्वायर ये क्यूब बनता है। एरिया हमें तब मिलेगा जब आप एफ ऑफ एक्स वाई जो कि यहाँ पर आ रहा है, इसको जब आप 1 रखेंगे तो ये हमें एरिया मिल रहा होगा, ये हमारे पास एरिया मिल रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है, the portion of the plane inside the cylinder, इन सिलेंडर के इनसाइड। ये अब बेसिकली सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन z फ्री वेरिएबल है, z जैसे चेंज होगा ये सिलेंडर बन रहा होगा। और प्लेन पोर्शन ऑफ द प्लेन इनसाइड द सिलेंडर, उसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो आप थोड़ा मैथमेटिक्स भी यूज कीजिए। z हमारे पास होगा 2 माइनस वाई बाई 2। अब आप पैरामीटराइजेशन जो भी आपने सीखी है वो आप यहाँ पर अप्लाई करें। एक्स और वाई इस दफ़ा रखना है, क्योंकि इक्वेशन एक्स और वाई में है, और जेड हम निकालेंगे जो कि गिवन इक्वेशन होगी। वहाँ से आर 0 से 1 होगा तो ये प्लॉट होगा, और थीटा 0 से 2 पाई तक होगा, क्योंकि पूरा हमारे पास रोटेशन होगी तो हमारे पास सरफेस मिल रही होगी। अब आपने सीखा है थ्योरी में कि जब आपने एरिया निकालना होता है और आर गिवन हो तो पार्शल आर बाय पार्शल आर निकालें, पार्शल आर बाय पार्शल थीटा निकालें, पार्शल आर बाय पार्शल आर थीटा का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, हमें ये आंसर मिल जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड ले लें, ये हमें आंसर मिल जाएगा। तो एरिया निकालना होगा तो आपने क्या करना है कि आपने इसको इस तरह से लिखना है, 0 से 1, 0 से 2 पाई, और ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। तो आपने देखा था थ्योरी में कि हमने 3 फार्मूले एरिया के निकाले थे, उसमें से ये एक फार्मूला हमने यूज़ किया है। ठीक, तो बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आप देखिए, द पोर्शन ऑफ द स्फीयर है बिटवीन द प्लेन्स, एंड ये दो प्लेन्स हैं जिनके दरमियान है। तो ये आप अगर देखें, ये एक फिगर मैंने बनाई है सॉफ्टवेयर से, स्फीयर बनाया है मैंने। और स्फीयर के लिए पहले पैरामीटराइजेशन कर लेते हैं। हमने सीखा है ये पैरामीटराइजेशन है, z-1 है तो आप ये एंगल वगैरह निकाल लीजिए, 5 पाई बाई 6 होगा। तो पैरामीटराइजेशन पहले आनी चाहिए आपको, अगर पैरामीटराइजेशन नहीं आएगी तो आप ये प्लॉटिंग नहीं कर सकेंगे। ये मैटलैब है, ये फिगर 5 पाई बाई 6 से 2 पाई बाई 3 तक, और थीटा जो है वो 0 से लेकर 2 पाई तक होगा। पैरामीटराइजेशन जब कर लेंगे तो पार्शल आर बाय पार्शल फाई फाइंड करें, पार्शल आर बाय पार्शल थीटा फाइंड करें, और फिर इसके साथ ही आप आर फाई क्रॉस आर थीटा फाइंड कर लें, और फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लें। ये सब क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने थ्योरी में सीखा है कि जब आपने एरिया निकालना हो और आपके पास पैरामीटराइजेशन हो तो ये प्रोसीजर होता है। इसका कुछ और भी प्रोसीजर होता है जो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप देखेंगे। तो एरिया हमारे पास आ जाएगा, फाई इज 0 to 2 पाई, और थीटा जो है पाई बाई 6 से 2 पाई बाई 3, और ये आंसर आ जाएगा।
देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि हम यहाँ पर ये जो फाई और थीटा ले रहे हैं ये एज अ सिलेंड्रिकल एज अ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट नहीं ले रहे, ये हम पैरामीटराइजेशन कर रहे हैं, ये आपके पैरामीटराइजेशन है। तो यहाँ जो आपने सीखा था कि एक एक्स्ट्रा आपके पास साइन स्क्वायर फाई आ रहा होता है, ए साइन स्क्वायर फाई वगैरह आ रहा होता है, वो यहाँ पर हम नहीं ऐड करेंगे, वो यहाँ पर हम ऐड नहीं करेंगे। ये सिर्फ पैरामीटराइजेशन। तो क्वेश्चन 26 इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। प्रोसीजर सिंपल है। आपको आर अगर फाइंड करना आता है तो बाकी मुश्किल नहीं है। आर फाई फाइंड करेंगे, आर थीटा फाइंड करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड, फिर एरिया निकाल लेंगे। यहाँ जो कुछ भी है वो 1 होगा। 27 से 30 तक कहा गया है कि फाइंड एन इक्वेशन फॉर द प्लेन tangent to the surface at P naught, then find a Cartesian equation for the surface and sketch the surface and tangent plane together. तो कौन है, इस दफ़ा अच्छी बात यह है कि हमें पैरामीटराइजेशन नहीं फाइंड करनी। कौन की पैरामीटराइजेशन ये है, थीटा गिवन है एट द पॉइंट P naught corresponding to r theta, x r cos theta है, y r sin theta है, z is to r फाइंड कर लें, थीटा फाइंड कर लें, r पार्शल आर बाय पार्शल आर फाइंड कर लें, थीटा फाइंड कर लें। टेंजेंट प्लेन जब आपने फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे पार्शल आर बाय पार्शल आर क्रॉस पार्शल आर बाय पार्शल थीटा का। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस वाई माइनस वाई नॉट जेड माइनस जेड नॉट के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। आप सोच रहे होंगे ये क्यों हमने किया। देखिए हमारे पास अगर प्लेन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है पी नॉट, प्लेन पे एक पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट अननोन होता है, वो कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पर कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, हम उसे कहते हैं कि वो ये वाला पॉइंट है। तो जब आप आर पार्शल आर बाय पार्शल आर, जो कि हमारे पास यहाँ कहीं होगा पार्शल आर बाय पार्शल आर, और एक पार्शल आर बाय पार्शल थीटा जो हमने थ्योरी में देखा था, जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, पार्शल आर बाय पार्शल आर क्रॉस पार्शल आर बाय पार्शल थीटा, यानी नॉर्मल टू द प्लेन मिलता है ना, क्योंकि एक जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट में जो तीसरा वेक्टर होता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो पार्शल आर बाय पार्शल आर क्रॉस पार्शल आर बाय पार्शल थीटा ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो हम क्या करते हैं कि पी नॉट पी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आर आर क्रॉस आर, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ये 0 होगा क्योंकि वो 90 है। यही लॉजिक हमने यहाँ लगाई है। अगर आपको प्रीवियस जो आपने ये सीखा है टेंजेंट प्लेन वगैरह, अगर अच्छे तरीके से आपको आता है तो आप इस लॉजिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्रीवियसली आपने सीखा था कि अगर एक नॉर्मल वेक्टर हो और यहाँ पर एक पी नॉट हो और ये पी नॉट हो और ये पी हो, तो पी नॉट पी वेक्टर जो है, ये पी नॉट पी वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर ये 0 होते हैं। जब ये 0 होंगे तो ये हम इस प्लेन की इक्वेशन इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये आप देखिए कि ये हमने प्लेन की इक्वेशन निकाल ली, डिटेल गिवन है यहाँ पर, पैरामीटराइजेशन ये है और सरफेस हमारे पास ये होगी। ये कुछ हमने प्लॉटिंग वगैरह रफ सी की है, आप इसे देख सकते हैं। 37 काफ़ी क्वेश्चन मैंने यहाँ छोड़ दिए, 30 तक उनके लॉजिक इसी तरह से है। आपने पार्शल आर बाय पार्शल आर क्रॉस पार्शल आर बाय पार्शल थीटा का डॉट प्रोडक्ट लेना है, इस लॉजिक को देखते हुए कि पी नॉट पी जो है वो प्लेन में होंगे तो एन उसके नॉर्मल होगा, तो इनका जो आपस में एंगल बन रहा है वो 90 है। तो मैथमेटिक्स कहता है कि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो यहाँ से प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, हम इसे प्लेन की इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये P जो है ये कहाँ पर है, प्लेन में। P नॉट कहाँ पर है, प्लेन में। n यूनिट वेक्टर कहाँ पर है, प्लेन में। तो अगर हम इन तमाम इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे तो हमें प्लेन ही मिलेगी, इसलिए हम कहते हैं कि ये प्लेन की इक्वेशन। 37 आप देखिए, अब आपको थ्योरी में दोबारा जाना होगा और आपको कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस कट फ्रॉम द पैराबोलाइड बाय द प्लेन। अब हमने क्या करना होगा कि इसका एक शेडो देखना होगा कि वो शेडो कहाँ पर है। वो शेडो इसका होगा एक्स वाई प्लेन में, और एक्स वाई प्लेन जब बनेगी
जब एक्स वाई प्लेन बनेगी तो इस पे पी यूनिट वेक्टर जो है वो पैरेलल टू जेड एक्सिस होगा, इसलिए पी यूनिट वेक्टर हमने के यूनिट वेक्टर डिसाइड किया है। डेल एफ आपके सामने है, डेल एफ का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। एफ आपके पास कौन सा होगा, एफ आपके पास ये वाली जो पैराबोलाइड है ये सरफेस होगी। बाकी जो इन्फॉर्मेशन होती है बाय द प्लेन z इज इक्वल टू 2, ये कटिंग के लिए है या हमें एक पोर्शन चाहिए होता है, उसके लिए हमने एक्चुअल जो सरफेस है उस पर काम करना होता है एफ के केस में। डेल एफ डॉट पी यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, z इज इक्वल टू 2 गिव्स फ्रॉम द पैराबोलाइड, z को हम ये रखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। सरफेस अगर हमें चाहिए तो हमने ये फार्मूला यूज करना है, डेल एफ ओवर डेल एफ डॉट के यूनिट वेक्टर डी ए। तो एक दफ़ा थ्योरी काइंडली ज़रूर देख लीजिए आप, वहाँ मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है फार्मूला, ये डेरिवेशन नहीं की है लेकिन ये फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला एरिया निकालने का। एक फार्मूला अभी हमने देखा, अगर आप फॉलो कर रहे, पार्शल आर बाय आर क्रॉस पार्शल आर बाय पार्शल थीटा मैग्नीट्यूड डी एरिया, ये हमने देखा है। तो अब हम दूसरा फार्मूला ये अभी यूज कर रहे हैं, वो फार्मूला ये है कि अगर आपने एरिया निकालना हो, सरफेस का एरिया निकालना हो, डेल एफ का मैग्नीट्यूड लीजिए, डेल एफ का डॉट प्रोडक्ट लें, उस प्रोजेक्शन के साथ यानी पी यूनिट वेक्टर होता है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लें और यहाँ डी ए, तो ये भी एरिया ही हमें मिल रहा होगा कि ये सब एरिया होता है, ये सब एरिया होता है, ये सब एरिया होता है, और यहाँ पर ये 1 होता है। ओके, ये जब वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा 35। Second question, 38 question है, find the area of the band cut from the paraboloid by the planes. तो z is equal to 6 and z is equal to 2 and z is equal to 6। इस केस में अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे तो प्रोजेक्शन हमारे पास होगा p यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू k यूनिट वेक्टर, डेल f दोबारा से यही हमारे पास होगा जो सरफेस है, डेल f का मैग्नीट्यूड डेल f डॉट p यूनिट वेक्टर, आप खुद से लेके देखेंगे तो ये 1 ही आ रहा होगा और z 2 से 6 तक होगा क्योंकि हमें ये गिवन है 2 से 6 तक। थोड़ा सा मैथमेटिक्स को भी आपने देखना, सब चीज़ें साथ लेकर आप चलते हैं, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा और आर हमारे पास √2 से √6 तक आ जाएगा। फार्मूला सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि वो जो सरफेस है उसकी जो स्किन है वो कितनी है वो हमने निकालनी है। तो ये हमें यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये 49, बाकी कैलकुलेशन वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ओके, 45 find the area of the portion of the paraboloid, x हमारे पास है that lies above the ring in the yz plane। अब देखें yz plane है, अगर yz plane हो तो इसके नॉर्मल क्या होगा, अगर ये x है ये y है ये z, अगर ये yz plane हो तो इस पे नॉर्मल अगर देखें तो वो किस डायरेक्शन में होगा, वो x डायरेक्शन में होगा, इसलिए p यूनिट वेक्टर इस दफा क्या होगा, i यूनिट वेक्टर। तो आप देख रहे हैं कि p यूनिट वेक्टर क्या है, i यूनिट वेक्टर। ये हमें पता कैसे चला, ये yz प्लेन हमें गिवन है। तो यहाँ से आप p यूनिट वेक्टर पहले डिसाइड करेंगे, डेल f आप डिसाइड करेंगे, डेल f का मैग्नीट्यूड, डेल f फाइंड करेंगे, डेल f का मैग्नीट्यूड लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लें और ये हमें सरफेस एरिया इसी तरह से निकलता है। ये फार्मूला याद रखना होगा आपको, डेल एफ का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डेल एफ डॉट पी यूनिट वेक्टर। इसकी डेरिवेशन मौजूद है लेकिन हमने ये डेरिवेशन नहीं की है अभी, आप ये याद रखिए कि ये फार्मूला हमारे पास है, तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे और ये डेरिवेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 46, फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस कट फ्रॉम द पैराबोलाइड by the plane y0। अब y0 अगर प्लेन हो, y is equal to 0 अगर प्लेन हो, जिसका मतलब है कि x z है, अगर x z हो, अगर हमारे पास x z हो, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, दिस इज x z प्लेन, तो इस पे अगर नॉर्मल होगा तो वो किस डायरेक्शन में होगा, y डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, j, तो यही आपका p यूनिट वेक्टर। तो आप आई होप कि p यूनिट वेक्टर में आपको कंफ्यूजन नहीं है, जो भी प्लेन गिवन होगी, जैसे प्लेन y0 गिवन थी, यहाँ पर इन दी yz प्लेन गिवन था, तो हमने अकॉर्डिंगली p यूनिट वेक्टर को एडजस्ट किया है। तो ये होगा डेल f मैग्नीट्यूड, डेल f का मैग्नीट्यूड ले लिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, गिव्स दिस, और ये सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और ये मिल जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेसेस। अब हमारे पास एक और फार्मूला है, तीसरा फार्मूला। थ्योरी में हमने देखा था कि
तीन फार्मूले थे। एक फार्मूला था अगर सरफेस एरिया निकालना है तो वो आपने सीखा है कि वो हमारे पास आता है आर, अगर आर बना सकते हैं यानी पैरामीटराइजेशन करते हैं तो ये फार्मूला होता है। अगर आप कहते हैं कि आपने डेल एफ के साथ चलना है तो ये फार्मूला होता है। मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। नंबर 3 जो अभी आप देखेंगे वो होगा एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर डी ए हमें मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे थ्योरी में भी मैंने बताया था कि एफ एक्स और एफ वाई ये चेंज होता रहता है, ये डिपेंड करता है कि एक्स वाई है या वाई जेड है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्फेसेस। 49 है द सरफेस कट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पैराबोलॉइड बाय द प्लेन। सरफेस ऐसी है जो कि कट की गई है फ्रॉम द बॉटम, पैराबोलॉइड के बॉटम से बाय द प्लेन z इज इक्वल टू 3। तो पहले आप ये करेंगे कि ये हमारे पास f ऑफ x y z होगा, एफ एक्स निकाल लीजिए पहले। एफ एक्स आ जाएगा 2x, एफ वाई आ जाएगा 2y और ये एक्सप्लिसिट फॉर्म है, याद रखिए ये एक्सप्लिसिट फॉर्म है। तो ये हमें चाहिए, जैसा कि आपने देखा कि ये फार्मूला था तो ये हमें चाहिए। फिर एरिया, अगर आपने सरफेस एरिया निकालना है तो रीजन आर, यहाँ यहाँ ये जो आर है ये वही आर है जो कि हमने चैप्टर 15 में डबल इंटीग्रल में सीखा था। और यहाँ पर ये आ जाएगा डी एक्स डी वाई। और जब आप इसे देखें, एक चीज़ मैंने पहले भी एक्सप्लेन की है, मैं इसे दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई चीज़ जहन में आती है तो वो दोबारा रिपीट करनी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अब इस डबल इंटीग्रल को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट, तो इसके लिए आपको एक आर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। okay? हमें याद है कि पोलर और सिलेंड्रिकल में एक आर एक्स्ट्रा लगाते हैं, स्फेरिकल में आप साइन स्क्वायर फाई, रो साइन स्क्वायर फाई आप एक्स्ट्रा लगा रहे होते हैं, या रो स्क्वायर साइन फाई था। वो जो भी है वैल्यू वो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाते हैं, यानी कि पोलर में हम आर एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो ये वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो वो हमें आंसर मिल जाएगा। आर की वैल्यू आपको मैथमेटिक्स से निकालनी है। ओके, इसके लिए कोई ज्योमेट्री नहीं है, मैथमेटिक्स यूज कीजिए, जहां आपको गिवन है इक्वेशन वहां से आप वैल्यू। अब ये 50 से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम क्या बात कर रहे थे कि एफ वाई एफ जेड कैसे आता है। द सरफेस कट फ्रॉम द नोज ऑफ द पैराबोलॉइड बाय द वाई जेड प्लेन। अब हमें ये जो इक्वेशन गिवन है ये गिवन है x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई जेड की फॉर्म में। ये जो इक्वेशन हमें गिवन थी ये गिवन थी, यानी कि ये जो इक्वेशन थी ये गिवन थी एफ ऑफ एक्स वाई, तो इसलिए हमने एफ एक्स और एफ वाई फाइंड किया। ये ट्रिक्स हैं याद रखने के। यहाँ पर आएगा एफ वाई और एफ जेड का डेरिवेटिव, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा। एरिया फाइंड करेंगे और यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। 51 इसी तरह से है, ये एक्स वाई में है तो एफ एक्स और एफ वाई निकालेंगे, ये चीज़ निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, रीजन एक्स वाई होगा। और एरिया बिटवीन द एलिप्स एंड सर्कल वगैरह है, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर लिमिट नहीं है और हमें पता है कि एलिप्स क्या है और सर्कल क्या है, उसका एरिया बिटवीन द एलिप्स एंड सर्कल देख के ये आपको आंसर मिल जाए। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से हमें गिवन है 51। 53 इसी तरह से है कि सरफेस इन द फर्स्ट ऑक्टेंट कट फ्रॉम द सिलेंडर बाय द प्लेन्स एक्स एंड वाई। एफ एक्स निकाल लें, एफ जेड निकाल लें, और इसके साथ ही x इज इक्वल टू 1 ये है और y इज इक्वल टू 16/3 ये है, तो एफ एक्स एफ जेड निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिए। सेम फार्मूला है। इसी तरह से x हमारे पास है, यहाँ पर y जो है 4 माइनस जेड, एफ एक्स 0, एफ जेड -1 ऑन द जेड एक्सिस। ये कुछ जो है हमने रफ वर्क किया है, आप भी मैथमेटिक्स यूज़ किया करें और यहाँ से ये हमें सरफेस एरिया मिल जाएगा। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको देखा है पहले। 55 में यूज द पैरामीटराइजेशन एंड इक्वेशन टू डिराइव द फार्मूला विद द एक्सप्लिसिट फॉर्म। आर आर क्रॉस आर थीटा ये है, ये जब आप इसमें पुट करेंगे आर आर क्रॉस आर थीटा तो डी सिग्मा हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ हम कर रहे हैं हम बेसिकली प्रूफ कर रहे हैं। डी सिग्मा का मतलब होता है कि आर आर क्रॉस आर थीटा मैग्नीट्यूड टी ए। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप थ्योरी में जाइए,
डी सिग्मा हमने ऐसे डिफाइन किया था, उसने ये कहा है कि आप इससे ये फार्मूला निकालें, एफ एक्स स्क्वायर एफ जेड स्क्वायर प्लस 1/√DA, ये आप निकालें, जो कि हमने यहाँ डिराइव कर लिया। ठीक है, और क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।